नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पहलगाम की। दरअसल आतंकियों ने इससे पहले भी रैकी की थी, यानी जिस दिन उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, यानी 22 अप्रैल को, उससे पहले भी आतंकी पहुंचे थे घाटी के पास, लेकिन प्लान बदल दिया था और आखिरी में एक घाटी को उन्होंने चुना और वो थी बैसरन घाटी। दरअसल वो अम्यूजमेंट पार्क गए थे और दूसरी कई जगहों पर गए थे। कौन कौन वो आतंकी थे और उनका मकसद क्या था, पूरी डिटेल प्रवेश क्या जानकारी है? देखिए, जो आदिल हुसैन है ना, जो पहला आतंकी है, मूसा भी उसके साथ था। ये ऐसी जगह तलाश रहे थे कि जिस जगह से ना एग्जिट सिटी में ना हो, एग्जिट कहीं फॉरेस्ट वाले इलाके में हो, कि हमला करके उनके पास 1-2 घंटे का समय मिले कि वो और अंदर कहीं भाग सके। उन्होंने 2 जगह की रेकी की। उस जगह का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो सही नहीं है। तो उन्हें थर्ड जगह जो मिला वो ये पहलगाम की बैसन घाटी मिली, क्योंकि उन्हें पता था कि आसपास कोई सिटी नहीं और वहाँ सपोर्ट, वहाँ जो लोकल सपोर्ट है वो पहुँचने में समय लग जाएगा। मतलब पुलिस, आर्मी वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। इसका पूरा इन्फॉर्मेशन था उनके पास। ये जिसकी बात कर रहा हूँ, आदिल खुद कश्मीर का रहने वाला था। वो पाकिस्तान चला जाता है 2018 में और तब से वो कभी भारत आता नहीं, लौटता नहीं। 2024 में लौटता है। तो इस बीच उसको घाटियों के बारे में अच्छा सा पता था और वो खुद मास्टर्स कर चुका था इसमें, ज्योग्राफी और इसमें फ़िलोसफी में मास्टर्स कर चुका था। फिर वो उर्दू लैंग्वेज में भी पीएचडी कर रहा था और पीएचडी के साथ साथ वो फॉरेन लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग ले रहा था, सीख रहा था। इसी बीच वो चला जाता है 2018 में। उसके साथ कुछ होता है और जिसके लिए वो वापस से पाकिस्तान चला जाता है। बोलता है मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, वहाँ से आतंकी बनता है। तो आदिल को जो मूसा है वो इसलिए चूज़ करता है कि वो डिसाइड करेगा कि किस पॉइंट पे हमला करना है, क्योंकि इनका ऐसा था, इन्होंने स्केप प्लान भी बनाया था। मतलब ये फिदाइनी हमलावर नहीं थे कि हमला कर दिया मर गए चलेगा। इनका प्लान था स्केप प्लान, मतलब हमला करना है, भागना है, फिर थोड़े दिन बाद कहीं और हमला करना है। तो अभी तक ये पकड़ा ही नहीं है, तो चिंता का भी विषय है। क्या पता ये अगली प्लानिंग भी कर रखी हो इन्होंने। अब क्या हुआ कि ये तीनों जगह गए, तो 2 जगह इसलिए कैंसिल किया क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाला था, लेकिन वहाँ जो रिसोर्सेज है, जो लाइफ सपोर्ट है, वो तुरंत पहुँच जाता। यहाँ नहीं पहुँच पाता, इसलिए इन्होंने इस जगह को चूज़ किया। अब इस जगह को चूज़ किया तो वहाँ 1 दिन की रेकी की थी, 1 दिन की रेकी की थी। और आदिल और जो दूसरा मूसा है ये खुद उस जगह में आसपास देखे गए थे। आदिल का जो घर है कुछ दिन पहले तोड़ दिया गया था, 6 दिन पहले तोड़ दिया गया। तो उनकी माँ से पूछा गया तो आदिल बताया गया कि आदिल बहुत ही होशियार लड़का था। मतलब खुद वहाँ के बच्चों को पढ़ाता था, सरकारी स्कूल में टीचर तक था, सॉरी प्राइवेट स्कूल में टीचर तक था। तो उसका फ़ायदा इसने लिया, मूसा ने, क्योंकि मूसा बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि वो एसएसजी कमांडो का कमांडर था। एक होशियार दिमाग और एक पहले से कमांडो। उसे एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसको लोकल कश्मीर के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो। वो तो खुद पाकिस्तानी था। अब इन लोग ने वो दोनों जगह छोड़ के तीसरी जगह चूज तो कर ली थी। स्केप प्लान भी इनके पास रेडी था। स्केप प्लान बनाया था इनके जो तीसरे साथी उसने, कि हम पाकिस्तान, और इनकी हेल्प कौन कर रहा था, वही हम जिसकी बात करते हैं, ऑन ग्राउंड वर्कर्स, जिनका 14 से ज़्यादा लोग आतंकियों का नाम आया। अब इतनी सिंपल चीज़ें चिराग जी, कि मैं आज ये स्टोरी पढ़ रहा था, मैं आदिल की स्टोरी पढ़ रहा था कि इतने सारे जो ये लोकल लड़के हैं ये जा कैसे रहे। मतलब जो भी हैं कश्मीरी है ना, जो 14 से 13 लोगों का नाम बताया गया कश्मीरी, आदिल का भी जो नाम आया वो कश्मीरी है। वो पाकिस्तान क्यों चला गया? इनकी मतलब छोटी सी, मतलब कोई छोटी सी भी दुखती रग है ना, उस पर इनके जो आका बैठे वो हाथ रख देते हैं और फिर बाद में इनका ब्रेन वॉश करना धीरे धीरे शुरुआत कर देते हैं। पहले उन्हें बताते हैं तुम्हें इतनी तकलीफ मिल रही है, ये मिल रही है, हमारे यहाँ हो गया अमन चैन, ये वो दुनिया भर का इनको पहाड़ा पढ़ाते हैं और ये बोलते हैं कि आ जाओ। इसने क्या किया, इसने अपने घर पे झूठ बोला कि मैं 2018 में बोला कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, और अपने घर से 30 किलोमीटर दूर जाने की बात कह के निकलता है। और ये घर वालों को बाद में पता चलता है कि पाकिस्तानी वीज़ा लेके पाकिस्तान पहुँच जाता है पढ़ाई करने। पढ़ाई नहीं करता, वो चला जाता है लश्कर के कैंप में। लश्कर के कैंप में जाता है और लश्कर के कैंप में जाने के बाद इसकी मुलाकात होती है हाफिज़ सईद के राइट हैंड से। वहाँ ये लोग डिसाइड करते हैं, वो देखते हैं कि ये तो बड़ा स्मार्ट है, इसने तो बड़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी है और इसे कश्मीर के बारे में बहुत कुछ पता है। उसको ए ग्रुप में डाल देते हो, कैटेगरी वाइज जो वहाँ आतंकी ग्रुप है वो डिवाइड है, A, B, C। आपने देखा होगा हाफिज़ सईद के जो खास लोग हैं वो सब ए ग्रुप वाले थे आतंकी। जो हाफिज़ सईद की सर ने स्टोरी भी की थी, आज वो कहाँ रुका था उसके घर का, वो भी आप पिछली वीडियो पे देखिएगा। तो हाफिज़ सईद ने जो A, B, C तीनों ग्रुप में डिवाइड किया था। इसको ए ग्रुप में रखा गया था। ए ग्रुप में या तो आर्मी का कोई रिटायर्ड अफसर हो,
या तो आर्मी में काम किया हुआ हो, इंटेलिजेंस एजेंसी में काम किया हुआ हो, कंप्यूटर का अच्छा जानकार हो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में उसे अच्छा पता हो, ऐसे लोगों को ए में रखा गया था। फॉरेंसिक वगैरह बाकी बम बनाने से लेके गोला बारूद बनाने, इन लोगों को ए में, तो इसे भी ए में रखा था। ये 2024 में मूसा के साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रास्ते ये भारत आता है बॉर्डर से, इसकी जानकारी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को मिलती है, इसको ढूंढने की भी कोशिश की जाती है। इसका डॉजियर है हमारे पास, मैं उस डॉजियर से ही बता रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन। इसकी मम्मी से इंटेलिजेंस एजेंसी वाले बात भी करते, तो इसकी मम्मी बाद में क्या बताती है वो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। अब ये पाकिस्तान के रास्ते बॉर्डर के रास्ते आ जाते हैं यहाँ। जब इनकी मम्मी को पूछा जाता है, जब इसके डॉजियार में जो लिखा है वो बता रहा हूँ कि आपके लड़के के साथ अचानक ऐसा हुआ क्या था, कुछ ऐसा वाक्य बताओ जो इसके साथ गलत हुआ हो। ये बोलता है कि 2017 में ये एक टावर लगाना चाहता था अपनी ज़मीन पे। उस टावर पे एक घर में किसी को नौकरी मिलने वाली थी और कुछ पैसा मिलने वाला था, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने कंप्लेन कर दिया कि ये उसके लिए बहुत सारे परमिशन और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। कंप्लेन कर दिया जिससे उसका काम रुक गया और उसके एरिया में उसके घर के पास वो टावर नहीं लग पाया, जिससे उसकी पैसे की कमाई होने वाली थी। वो अकेला रहता था, तो चिड़चिड़ा रहता था, किसी से बात नहीं करता था, और वो किसी एक आदमी से बात करता था जिसके घर वालों को भी पता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवेश, ये एक ऐसा लड़का जो चिड़चिड़ा था, जो किसी से बात नहीं करता था, और अचानक लश्कर ए तोयबा के ग्रुप में वो शामिल हो गया। कौन ऐसा मिडिल मैन था जिसने इसको, वही मैं बात बता रहा हूँ। अब क्या हो गया, इसका टावर नहीं लग रहा था जिससे इसे पैसे आने वाले थे। पैसे का वो था कि पैसे आएंगे और घर में एक नौकरी मिलेगी, तो उस बात से परेशान था। अब इसने क्या किया, अब इसे गुस्सा आ गया, इसने 10-15 हज़ार रुपये ले भी लिए थे जो टावर लगाने वाली कंपनी उनसे। फिर वो पैसे इसने खर्च भी कर दिए। तब इसे लग रहा था कि वो पैसे मैं वापस कैसे दूँ, वो नहीं हो पा रहा था इससे। फिर ये परेशान रहने लगा, तो इसकी एक आदमी से मुलाकात होती थी और शाम को वो घर लेट आता था और उस आदमी से 1-1 डेढ़ घंटे बात करता था। लेकिन उसके बारे में ना उसने घर पे बताया था, ना कहीं अपने आस पड़ोस में किसी को भी नहीं बताया था। अब बोलोगे इस बारे में पता कैसे चला, क्योंकि बहुत बार उसकी मम्मी नोटिस करती थी, वो बोलती थी किसी सर का फ़ोन आया और वो चला जाता था बात करने। अब वहाँ से उसे वो जो सर है जिसकी भी बात वो कर रहा था, वो उसे बोलता है कि पाकिस्तान चलो, तुम्हारे पाकिस्तान में तुम्हारा पूरा खर्चा उठाऊंगा, तुम्हारे पढ़ाई का सब कुछ का, और तुम्हें अच्छी शिक्षा सब कुछ दूंगा। और उसको पाकिस्तान लेके जाते हैं, पाकिस्तानी वीज़ा पे चला जाता है, मतलब ये इंडियन वीज़ा से चला जाता है पाकिस्तान। वहाँ जाके लश्कर के कैंप में जुड़ जाता है। फिर वहाँ इसको बोला जाता है, वही इसका ब्रेन वॉश वाला जो सिचुएशन कि तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ, सोचो तुम तो बिजनेस करने जा रहे थे, तुम्हारा टावर नहीं। अरे मैंने क्या कहा, वो ऐसे लोगों को टारगेट ही करते हैं जो मेंटली थोड़ा सा मतलब पढ़ने में तो बहुत समझदार था, लेकिन यहाँ का स्क्रू उसका ढीला था। अब उसके पूरे घर वाले उसके पूरे रोड पे आ गए। घर वाले सोच रहे थे कि सरकारी नौकरी मिलेगा, अच्छा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, और ये क्या रह गया, जीरो का जीरो, आतंकी बन गया। आतंकी ढूंढ उसके घर वाले, माता पिता, सबको पुलिस ने इतनी बार पूछताछ के लिए बुलाया। पिता से पूछताछ जारी है और घर तोड़ दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस में जो मेन मुख्य आतंकी थे, चाहे मूसा हो, चाहे आदिल हो, चाहे आसिफ हो, ये है कहाँ, इनके बारे में तो कोई अपडेट ही नहीं आ रहा अभी तक। बस यही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि चिराग जी तीनों ना, मतलब ऐसे नहीं है कि हमारी एजेंसी तो ऐसा लग रहा है कि हमला करके भाग गए और हम इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि हमारी एजेंसी पूरी जोरों शोरों से लगी। लेकिन मैंने आपको मूसा के बारे में बताया ना, देखिए किसी की यहाँ तरफदारी, मतलब किसी की यहाँ तारीफ नहीं हो रही, लेकिन मूसा मतलब बहुत ही वेल स्किल कमांडर था एसएसजी का। मतलब एसएसजी में उसको टॉप 2 में रखा जाता था। मतलब आप समझ लीजिए, इस तरह का कमांडो अगर आतंकी बनता है तो कितनी खतरनाक बात है, कितनी खतरनाक बात है। तो उस लेवल की ट्रेनिंग हुई है उसकी। ऐसा नहीं है कि हमारी एजेंसीज नहीं पकड़ पा रहे, हमारे कमांडोज नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन देखिए छुपना ज़्यादा इसी है, पकड़ना मुश्किल है। छुपना क्या है, अपने आप को बचाना है। छुपना तो वो बहुत ईजी है, वो भाग रहा है, उसे छुप रहा है, उसे पता है, उसने उस जंगल में ट्रैवल कर चुका है, और वो जंगल के रास्ते सोचो भारत आ जा रहे, तो ये तो टफ चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और भी है ना, पीओके जो है वहाँ अब एलओसी का जो पूरा वायलेशन हो रहा है, सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, लगातार फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान जो है वो अच्छा, पाकिस्तान ने अलग अलग बयानबाजी कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए तैयारियां भी शुरू हो गई है। आपको पता है पाकिस्तान ने एक और क्या नया खेल दिया। हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं ना कि ये मूसा की मदद आईएसआई ने की है। तो आपको पता है जो आईएसआई के चीफ है, मैं उनका नाम बताऊंगा, आसिम मलिक। हाँ, आसिम मलिक। उनको एनएसए का भी हेड बना दिया है। अब बताओ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसके हाथ में कमान थी पूरे देश के आतंकवाद की। मैं ऐसा क्यों बोलूंगा, ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी थी आईएसआई, लेकिन असल में इसका काम क्या था, आतंकवादी संगठनों के साथ बैठना और आतंकवाद को बढ़ावा देना। वो आतंकवाद के साथ जुड़ गया था और पूरा आतंकवाद को ही बढ़ावा दे रहा था। वो जितने भी जैश ए मोहम्मद,
फिर लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सबको वो पूरा सपोर्ट कर रहा था। और सोचो ऐसे आदमी को एनएसए बना दिया जाता है, मतलब इसके पास 2 डबल पावर हो गई हैं, आईएसआई और एनएसए, मतलब इसका आर्मी में इन्वॉल्वमेंट और बढ़ गया है। यानी असीम मलिक का कद बढ़ा दिया गया काफी, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब आतंकी इसके तो और इस- खुले में एक्टिव नहीं, हो। तो इसका क्या रिपरकशन है कि भारत आतंकी भारत को भी प्रॉब्लम होगा, सिर्फ देखो पाकिस्तान को तो होगा ही, वहां आतंक और बढ़ेगा, लेकिन भारत को भी प्रॉब्लम होगा ना। नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया है 23 मई तक दोनों। मैं देख रहा था कि अभी ये लेटेस्ट जानकारी निकल कर आ रही है जिसमें अब हवाई यात्रा भी संभव नहीं हो पाएगी। हाँ, क्योंकि दोनों देश, मतलब पाकिस्तान को तो डर सता रहा है कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकता है, वो अपना एयरबेस नहीं चाहता कि उस एयरबेस में कोई एक्टिविटी हो, और वो सोच रहे कि ये भारत कब हमला करेगा, क्योंकि बल्कि एलओसी के आसपास तो खाली हो गए बिल्कुल। हाँ, लोगों जो वहाँ के जो लोग थे उनके फसल भी वो काट लिए, फसल कट करके वो निकाल लिए, और बहुत सारे लोगों ने बंकर जो बनाए थे सेफ हाउस, उसमें उन्होंने अपना ज़रूरी सामान रख लिया है। कुछ गांव जो है वो खाली करवा दिए गए, पाकिस्तान के साइड से तो बहुत सारे गांव खाली करवा दिए गए। और आपको पता होगा कल पाकिस्तान से एक वीडियो सामने आया था जिसमें सिंध में वहाँ के लोकल लोग पुलिस की गाड़ियाँ जला रहे हैं, सिंध के लोग एकदम खिलाफत हो गए, पूरा पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, पाकिस्तान की आर्मी का विरोध कर रहे हैं, अपने गाँव तक में पाकिस्तानी आर्मी को घुसने नहीं दे रहे। वहीं बलूच के लोग भी प्रोटेस्ट तो कर ही रहे थे, उनका भी देखने को मिला रिटेलिएशन। अब पाकिस्तान का विभाजन हो सकता है, पाकिस्तान में इंटरनल वॉर इतना ज्यादा है, पाकिस्तान का विभाजन, वैसे ही विवाद इतना ज्यादा है शुरू से। अफगानिस्तान ने इतना प्रेशर बन गया कि अब अफगानिस्तान के ट्रक्स ये भारत आने दे रहे और भारत के ट्रक्स अफगानिस्तान जाने दे रहे। कल तक ये बॉर्डर रोक के रखे थे, बोले थे नहीं जाने दूंगा। प्रेशर हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर गिर गया है। पाकिस्तान अब ये सोच रहा है कि देखिए उनके पास तो कुछ गंवाने के लिए है नहीं, वो पहले से ही मरा हुआ कंट्री है। समझ नहीं आ रही, सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। ये भी दिख रहा है कि इकोनॉमी बहुत बुरी है इस समय पाकिस्तान की। पाकिस्तान लश्कर तोयबा को एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, आज हाफिज़ सईद को डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद उसकी घर की लोकेशन सबको पता है, उसके बावजूद पाकिस्तान सर्वाइवल कर रहा है। किसका हाथ है? चाइना का हाथ है या कुछ और? चाइना का तो हाथ है ही, बता दो क्यों। चाइना नहीं चाहता ना भारत स्टेबल हो, क्योंकि चाइना के साथ तो हमारे भी कॉन्फ्लिक्ट है। चाइना नहीं चाह रहा कि भारत स्टेबल हो, भारत स्टेबल हो जाएगा तो चाइना के लिए डिफिकल्टीज हो जाएंगी। तो वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ये फंड करता है, वही पैसे से तो पाकिस्तान आतंक चला रहा है। अगर चाइना बोले भले ही कि हम ऐसे घड़ी में आपके यहाँ आतंकी हमला हुआ है, हम आपके साथ खड़े, लेकिन वो कभी पाकिस्तान मतलब चाइना कभी भारत के साथ खड़ा तो नहीं होगा। आप स्ट्रेटेजिकली देख लीजिए, पॉलिटिकली देख लीजिए। लश्कर तोयबा पहले इस नाम से चलाए जाते थे, आतंकी संगठन इस नाम से, लेकिन अब टीआरएफ ने उसकी जगह ले ली। टीआरएफ के ऐसे कौन से कमांडर्स हैं जिनके बारे में जिनको ढूंढ रही हैं? देखिए आदिल का भी नाम टीआरएफ से आता है। देखिए आदिल टीआरएफ क्यों? द रेजिस्टेंट फ्रंट, ये गया तो लश्कर के से था, लेकिन यहाँ आके इसने अपना एक ग्रुप बनाया इसने 10-5 लोगों का। अब वो ग्रुप्स को इन्होंने नाम दिया टीआरएफ, जो एक्टिवली कश्मीर के बच्चों को वो बहला फुसलाकर अपने साथ ला रहे हैं। कुछ चले भी जा रहे, कुछ नहीं जा रहे, कुछ को आर्मी जाती है रिटर्न भी लेके आती है। बहुत सारे ऐसे थे नौजवान जो चले गए, टेररिस्ट बन गए, लेकिन आर्मी ने उन्हें वापस लेकर आई और उन्हें सुधारा। उनको आर्मी में, बहुत सारे लोगों को तो आर्मी में नौकरी भी मिली है। तो वो वैसे भी लोग थे। तो ये जो आदिल था, ये इसने टीआरएफ के टॉप लोगों में से एक था। और जो टीआरएफ का ऐसा कोई संस्थापक अभी तक ऐसा नाम सामने नहीं आया, लेकिन 2-3 लोगों का नाम चलता है, लेकिन जिसमें से आदिल मेन है। आदिल का नाम सबसे पहले टीआरएफ मतलब आदिल। एक चीज़ हमने देखी, हमने जब अंकित से बात की थी पहले वीडियो में, उसमें साहब वो बता रहे हैं किस तरह से आराम से रह रहा है जो आतंकी है हाफिज़ सईद, और उसको सेफ हाउस वो बना रखा है। वो जानबूझ के क्राउडेड प्लेस में रहता है ताकि कोई एक्टिविटी ना हो, बल्कि उस जगह की वीडियोस वगैरह तो बहुत रेयर सामने आती है। लेकिन अब आई है तो इसको किस सेंस में देखा जाएगा? पाकिस्तान तो हमेशा कहता है वो तो जेल में, ये जेल नहीं जेल वेल में नहीं है, वो तो हाफिज़ सईद को जेल में डालेंगे। आर्मी का पूरा सपोर्ट है उसको, हाँ आर्मी चीफ का सपोर्ट है। सोचो इमरान खान ने एक बार हाफिज़ सईद के बारे में बोला था, इमरान साहब को हटा दिया गया, सत्ता पलट कर दी गई। सोचो तो यही ऑफिसर्स थे जिन्होंने सत्ता पलट कराई, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे आसिम मलिक। यही लोग, तालिबान में भी इन्वॉल्वमेंट था इसी का। तो ऐसे में हाफिज़ सईद को लेके तो ये इनका कहना कि हाफिज़ सईद जेल में, मतलब एकदम निराधार है। हाफिज़ सईद तो जेल में क्या कहीं भी रहे तो वहाँ से बैठ के, पाकिस्तान के हर कोने में बैठ के वो वहाँ से अपना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, अच्छे से चला रहा है, वो भी बड़े धड़ल्ले से। आप देखिए फंड्स कितना उठाता है वो, बार जगह से, हर जगह से आतंकवाद के नाम पे फंड उठाता है कि हम तो अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए वो कर रहे हैं। आप इनके आगे, हम जब NIA की लिस्ट देख रहे थे जितने सारे लोग थे, उसमें तीन ही ज़्यादा थे, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन। अगर ये
हाफिज़ सईद अगर मर जाता है तो आप समझिए एक तरह से जैश ए मोहम्मद की कमर टूट जाएगी और जैश ए मोहम्मद वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसके बाद कोई सेकंड कमांडर है ही नहीं जो उसकी पोजीशन ले ले। बिल्कुल सही कहा। एक तरफ हाफिज़ सईद को पाकिस्तान पाल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम के गुनहगारों को भारत सरकार खोज रही है। उम्मीद करते हैं इस मामले में आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे, सबूत दिए जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइए।